नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने मालती जोशी की कहानी औकात लेकर आई हूँ। खेल अपने पूरे यौवन पर था। मीना की पतली नाजुक उंगलियाँ अपना कमाल दिखा रही थीं। हर शॉट के साथ एक एक गुट भीतर जा रही थी। यह क्वीन और आ जाए बस फिर तो गेम उनका ही है। सामने बैठे प्रवीण भैया बार बार जता चुके हैं, मिन्नो हमारे भरोसे न रहना, जो कुछ भी है करना है तुम्ही को करना है। अरे मरो, अब बस भी करो। कूलर की घड़घड़ाहट तो को भेदती हुई मौसी की उनिंदी आवाज़ उभरी। कसम है जो इस खटखट के मारे जरा भी आंख लगी हो। मम्मी अब झूठ मत बोलो, रीता ने तपाक से जवाब दिया। 1 बजे जो मुंह ढाँप कर सोई हो तो पूरे 3 घंटे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी है। तो क्या 4 बज गए? मौसी ने मन ही मन हिसाब लगाया। अरे तो अब चाय वाय भी बनेगी या खेल ही होता रहेगा? शॉट लगाते हुए मीनू का हाथ अकारण ही कांप गया। चांस बेकार चला गया। नीता ने लपक कर स्ट्राइकर उठाते हुए कहा, मम्मी अब प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, इतनी दोपहरी में तुम्हें चाय की पड़ी है। मीनू जानती है एक बार चाय की तलब होने पर मौसी से मिनट भर सब्र नहीं होगा। उसने कनखियों से देखा मामा जी की रिंकी पिंकी उपन्यासों में ऐसा सिर डालकर बैठी है मानो वह कोर्स की किताब हो और इम्तहान एकदम सिर पर हो। अलीगढ़ वाली सुषमा जिज्जी अच्छी खासी मीनू के पास बैठकर खेल देख रही थी। मौसी के जागते हुए चादर ओढ़कर वहीं फर्श पर लंबी हो गई थी। रोहित मोहित तो लड़के थे, उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। मीनू, मौसी की अलसाई पुकार आई। मीनू जैसे इसके लिए तैयार ही बैठी थी, एकदम उठ खड़ी हुई। आहा कितनी रानी बिटिया है, बस यही है जो मेरा दर्द समझती है, बाकी तो सब बस खाने भर को है। अरे गेम तो पूरा करती जाओ, तीनों साथी चिल्लाए। नहीं अब मन नहीं है, तुम रिंकी और पिंकी को बिठा लो। अब मन क्यों होगा, मम्मी ने जो तारीफ़ कर दी है। सच में मम्मी, यू आर अ परफेक्ट बोर। किचन में जाते हुए मीनू नीता का भुनभुनाना सुनती जा रही थी। सुनकर अनसुना करती रही, पर उस आवाज़ को वह कैसे अनसुना कर दे जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े अधिकार के साथ केवल उसके लिए ही उठते थे। पिछले 15 दिनों से तो यही सब हो रहा है। वह बड़ी ललक के साथ यहाँ आई थी। वैसे तो इन दोनों शादियों में जाना उसने छोड़ ही रखा है। ऐसे अवसरों पर अपने अभाव और अपने और अधिक कचोटने लगते हैं, और जहाँ जाओ उसकी अपनी शादी की चर्चा छिड़ने लगती है। लोगों की बातें सुन सुनकर अपने पर ही करुणा उपजने लगती है। पर यहाँ आते हुए उसका मन उत्साह से भरा हुआ था। नीता की शादी थी, और नीता सिर्फ उसकी मौसेरी बहन नहीं थी, हम उम्र होने के नाते सखी सहेली भी थी। इसीलिए तो मौसी ने उसे 8-10 दिन पहले से बुला लिया था, और वह भी भागी चली आई थी। वह तो यहाँ आकर पता चला कि मीनू की ज़रूरत नीता को नहीं, खुद मौसी को थी। आते ही उसके सामने ढेर सारी साड़ियाँ पटक दी गई थीं। किसी पर गोटा टांगना था, किसी पर फूल पत्ती काढ़नी थी, फॉल तो खैर सभी में लगनी थी। नीता की अटैचियाँ जमाने का काम भी किसी ऐरे गैरे को नहीं सौंपा जा सकता था। फिर शादी का घर था, ढेर के ढेर मेहमान और उतनी ही फरमाइशें। कोई चाय मांग रहा है तो किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को नींबू पानी चाहिए तो किसी को कोई लस्सी की तलब कर रहा है, कोई काली कॉफ़ी में नींबू डालकर पी रहा है तो किसी को शक्कर की बीमारी है तो फीकी चाय चाहिए। ये नखरे भला नौकरों से मिलते हैं? रसना के दर्जनों पैकेट खोलकर तरह तरह के शरबत घोलना क्या नौकरों के बस की बात है? मीनू ही बेचारी चकरगिन्नी की तरह घूमकर सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। 3-3 नौकर हैं तो भी किस काम के। उनका सारा वक्त खाना बनाते ही निकल जाता, और फिर मौसी को उन लोगों पर विश्वास भी नहीं है। सब लोग मगन होते हैं चित्रहार में कि मौसी को एकदम सनक सवार होती है। मीनू बेटे जरा रसोई में तो झांका। रामचरण तो अपना जाना फरका है, पर इन दोनों छोकरों का कुछ ठीक नहीं। मुझे तो मरे उठाई गिरी लगते हैं। फिर मेहमानों से मुखातिब होकर कहेंगी, मेरा तो बस इसी पर वश चलता है। ये मेरी महारानी तो 24 घंटे टीवी से चिपकी रहती हैं। माँ मर भी रही होंगी
तो कहेंगी ज़रा रुक जाओ, ये सीरियल ख़त्म तो हो जाने दो। अच्छा है हमारी मीनू को अभी टीवी की बीमारी नहीं लगी है। मौसी जैसे इस बहाने सबको जता देना चाहती हैं कि मीनू के घर टीवी नहीं है। वह शर्म से गड़ जाती है। रसोई से लौटकर भी वह फिर सबके बीच बैठकर चित्रहार देखने का साहस नहीं जुटा पाती। घर में इतने सारे लोग थे, रोज ही सैर सपाटे का प्रोग्राम बनता था, पर मीनू का जाना नहीं हो पाता था। सुबह अगर वे स्विमिंग के लिए जाते तो मौसी कहती, मीनू तुझे तो तैरना नहीं आता है ना, तू ऐसा कर अपने मौसा जी को चुपचाप आमलेट बनाकर खिला दे। ऊपर के कमरे में हीटर रखा है, देख किसी को कानों कान खबर ना हो। शाम को लोग बाग घूमने के लिए निकलते तो मौसी को याद आ जाता, अरे किशमिश चिरौंजी तो अभी तक साफ़ ही नहीं हुई है, और यह काम अब भला नौकरों पर थोड़ी ही छोड़ा जा सकता है, मारे आधे तो गटक जाएंगे। हॉल में वीसीआर पर कोई फिल्म चल रही होती और मीनू भीतर वाले बरामदे में बैठकर हलवाई के सामान की लिस्ट बनाती होती। अपने सुंदर अक्षरों पर तब उसे बड़ी कोफ्त होती। शादी का घर था, कामों की तो कोई गिनती ही न थी। मौसी उसे एक क्षण भी आंखों से ओट में किनारे न होने देती। सबसे कहती फिरती, जीजी की लड़कियां सचमुच बड़ी सुघड़ और शालीन। स्वभाव तो ऐसा जैसे मक्खन। हमारी ये देवियां तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। मक्खन है तभी तो ज़रा सी तारीफ पर पिघल जाती है। मीनू को अपने आप पर कोफ्त हो आई। वहाँ सब छोटे बड़े आराम फरमा रहे हैं, चाय बनाने का ठहका जैसे इसी ने ले रखा है। तिस पर सितम यह कि बर्तन सब के सब मांजने को हैं, ढंग की एक पतीली भी नहीं कि चाय चढ़ाई जा सके। नौकर हैं तो वो अपने किस काम के, वक्त पर गायब हो जाते हैं। हार कर उसने एक पतीली साफ की। अभी तो कप प्लेटों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। वहाँ सब की सब महारानी बनकर बैठी रहेंगी, किसी से यह भी न होगा कि आकर ट्रे ही लगवा दे। अम्मा शादी से एक दिन पहले पहुंची थी। आते ही मामा जी ने उलाहना दिया था, जिज्जी तुमने क्या बिटिया को बांदी बनाकर भेजा था? छोटी जिज्जी उसे दिन भर नचाए रखती हैं। अम्मा तो निरी गऊ हैं, सुख दुख तो उन्हें व्यापता ही नहीं। बोली, अरे तो क्या हुआ, काम करने से कोई घिस थोड़ी ही जाएगी। शादी का काम काज कोई बाहर वाले आकर थोड़ी ही करवाएंगे, वो तो अपने को ही करना पड़ता है। फिर मेरी मीनू को तो आदत है। मेरी गृहस्थी भी तो इन्हीं लड़कियों के दम पर चल रही है। मीनू को बड़ा ताव आया। ठीक है, उसे आदत है तो क्या इसका मतलब है वह हर जगह खटती रहेगी? अम्मा भी ना कभी कभी ऐसी बात कह देती हैं, और गुस्से की बस एक यही वजह नहीं थी। अम्मा नीता के लिए जो तो 700 की साड़ी लेकर आई थी, पर मीनू के लिए कुछ भी नहीं, जबकि अम्मा जानती थी कि शादी में पहनने लायक उसके पास कुछ भी नहीं है। अम्मा ने वायदा भी किया था कि वह, और अब बिसुर रही थी। क्या करें बिन्नो, यहाँ का नेक दस्तूर पूरा करते करते ही दम फूल गया। ऊपर से हम दोनों का किराया। आने को तो सब तैयार थे, पर नंगे बच्चों को कहाँ लाती। पड़ोस की शर्माइन के भरोसे छोड़कर आई हूँ। तेरी साड़ी के लिए कहा था, पर तू तो अपने बाबूजी को जानती है, बिगड़ गए। बोले कोई उसकी शादी हो रही है जो नई साड़ी चाहिए। फिर क्या करती, फिर तेरे लिए अपनी साड़ियों से बनाए हुए सूट ही लेकर आई हूँ। अपनी 22 साल पुरानी बनारसी साड़ी को शहीद करके अम्मा जो सूट बनवा कर लाई थी, उसे देखकर तो मीनू को रोना आ गया। जरी के बूटों का तार तार अलग हो रहा था और रंग भी जगह जगह से मध्यम पड़ गया था। दुख तो इस बात का था कि अपना सारा बजट ताक पर रख कर अम्मा जो साड़ी लाई थी उसे मौसी ने ठीक से देखा भी नहीं, बस एक बार हाथ में रख लिया। अरे जिज्जी, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? पर उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वे खुश नहीं थीं इस नेक से। उन्हें शायद किसी और चीज़ की आशा थी। मामा जी चांदी का आइसक्रीम सेट लेकर आए थे। छोटी मौसी कानों के झुमके ले आई थीं। नीता की एक बुआ जड़ाऊ कंगन लाई थीं। इन चीज़ों के सामने 700 की साड़ी की क्या बिसात थी। अम्मा का चेहरा खुद ही भुजा सा हो गया। शादी वाले दिन छोटी मौसी ने उनका मूड और ख़राब कर दिया। सब लोग तैयार हो गए तो मौसी ने बोला, हाय जीजी, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, तुम अभी वही पुरानी साड़ियाँ लथेरे जा रही हो। अम्मा तो रोनी रोनी सी हो गई। मीनू जानती है बरसों हो गए अम्मा अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं खरीद पाई हैं, पर इस मजबूरी को छोटी मौसी क्यों समझेंगी।
मीनू ने तय कर लिया था कि वह अपने रोज़ वाले कपड़े ही पहन लेगी, पर अम्मा का लाया हुआ वह नमूना सूट नहीं पहनेगी। पर अम्मा का रुआसा चेहरा देखकर उन्हें और अधिक तंग करने की इच्छा नहीं हुई। वह जैसे ही तैयार होकर निकली, सब लड़कियों ने उसे घेर लिया। यह क्या, आज भी साड़ी नहीं पहनोगी? अरे क्या करें, अम्मा हमारा ब्लाउज़ लाना ही भूल गई। तो क्या हुआ, मेरा पहन लो, तुम्हें मेरा फिट आ जाएगा, किसी ने कहा। फिर किसी ने ब्लाउज़ दिया, किसी ने उससे मेल खाती साड़ी निकाल कर दी, किसी ने नकली मोतियों का सेट दे दिया, तो किसी ने मैचिंग वाली चूड़ियाँ पहना दी। नीता की सहेली ने उसके काले घने बालों के नग को नए अंदाज से संवार दिया। एक ममेरी बहन ने उसे विदेशी सेंट से नहला ही दिया। बन संवर कर जब सब लोग बाहर आए तो बारात बस लगने ही वाली थी। दूल्हे को देखने की जैसे होड़ लग गई। चूड़ीदार पजामा, रेशमी शेरवानी और कलगीदार स्वाफे में सजे उस राजकुमार को देख मीना का मन एक अनाम पीड़ा से करा उठा। जयमाल डालती हुई नीता के लिए ईर्ष्या की एक सूक्ष्म सी लहर उसके मन में उठी। सामान्य से रूप रंग की नीता, वह भी इस समय किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। दूर से तो पहचान ही में नहीं आ रही थी। पहचानोगी कैसे, किसी ने टिप्पणी की। पूरे 300 का ब्राइडल मेकअप है। 300 का? हे भगवान, हर कोई इतने रुपए खर्च कर सकता है? काश ये रुपए उसके पास होते, ढंग की एक साड़ी ही तो आ जाती। पानी खौलकर जब आधा रह गया तब जाकर उसकी विचार तंद्रा टूटी। दोबारा पानी चढ़ाकर वह ट्रे में कप प्लेटें सजाने लगी। चाय छानते हुए याद आया, मौसा जी पहले पानी मांगेंगे, सो 2 गिलास पानी के भी भर कर रख दिए। बार बार कौन दौड़ेगा। इससे तो अच्छा था अम्मा के साथ ही लौट जाती, पर मौसी तो रोने ही बैठ गई। जीजी, मेरा घर क्या एकदम सूना कर जाओगी? कम से कम नीता के लौटने तक तो इसे यहाँ रहने दो। ऐसी विनती अम्मा कैसे नकार देती। अब नीता जी वहाँ मसूरी में हनीमून मना रही हैं और मीनू यहाँ बेगार ढो रही है। चाय लेकर कूलर वाले कमरे में गई तो ऐसा लगा जैसे राजस्थान से शिमला आ गई हो। उसे देखते ही सब लोग अपना अपना काम छोड़कर चाय लेने के लिए ट्रे के पास बैठ गए, जबकि पिछले थोड़े टाइम पहले कोई उठ नहीं रहा था। शाबाश बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मौसा जी ने पानी का ग्लास लेते हुए तृप्त मन से आशीर्वाद दिया। लड़कियों को ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है? मौसी ने कहा, ऐसा कहो कि भगवान करे तुम्हारे हाथ भी जल्दी पीले हो जाए। वैसे हमारी मीनू जिस घर में जाएगी उजाला करेगी। मीनू शर्म से लाल हुई। अरे, इसकी शादी की बात तो अभी लग रही थी, मौसा जी बोले। अच्छा, कहाँ? मौसी ने उत्सुकता से पूछा। अब अरे, बारात वाले दिन बड़ी बन ठन कर घूम रही थी ना, तो समधी जी ने पूछा कि किसकी लड़की है। मैंने कहा अपनी ही है। नीता की मौसेरी बहन है, पसंद है तो कहिए छोटे कुंवर जी के लिए बात चलाऊं। फिर क्या बोले? बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो एक ही मंडप में दोनों को ब्याह ले जाते। मीनू को लगा उतनी खुशी उसे झेल नहीं पाएगी। बड़े लालची हैं बुढ़ऊ, मौसी बोली। सोचा होगा इतना ही वह सब वहाँ से भी मिलेगा, तभी तो झट से हामी भर ले। इंद्रधनुषी बादलों में उड़ता हुआ मीनू का मन दन्न से जमीन पर आ गिरा। वह एकदम होश में आ गई। मौसी ठीक ही तो कह रही हैं। नीता के ससुर बेचारे कैसे जानेंगे कि सामने जो सजी सवरी लड़की खड़ी है उसका सारा श्रृंगार उधार का है, चंदे का है। लेकिन दहेज तो उधार से नहीं किया जा सकता, चंदा तो नहीं इकट्ठा किया जा सकता। मौसा जी ने जो नीता को दिया है उसकी क्या वह अपने लिए कल्पना भी कर सकती है? बाबूजी उसके लिए तो एक ढंग की साड़ी भी नहीं ला सकते। बेटे, जरा पानदान ला देना, पानदान, मौसा जी ने कहा। वह एकदम आज्ञाकारी सेविका की तरह खड़ी हुई। यही औकात है उसकी, इसी में रहना है। धन्यवाद।